हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की जो बेस्ड है ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अलग अलग तरह के सर्किट हमने बात की, उन सर्किट से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स बनती है। बहुत आसान से क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट से, तो बहुत अननेसेसरी ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं जो आपको डिमोरलाइज करें। सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इफ करंट थ्रू इट इज 20 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज अक्रॉस इट इज 100 वोल्ट। हमें इंडक्टेंस बताना है किसी कॉइल का, इंडक्टिव रिएक्टेंस बताना है किसी कॉइल का, और अगर उस इंडक्टर से पास होने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू 20 मिली एम्पियर है और उसका अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है वो 100 वोल्ट है। हम जानते हैं कि हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि वी एल जो होता है वो आई एक्सएल होता है, एक्सएल इज व्हाट इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हमें यहाँ से इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी एल अपॉन आई कर देंगे हम लोग। वी एल की वैल्यू आपको गिवन थी 100 वोल्ट, आई की वैल्यू 20 मिली एम्पियर थी, जो हमें आंसर देगा 5 किलो वोल्ट, सॉरी 5 किलो ओम। तो आप इंडक्टिव रिएक्टेंस कंफर्टेबली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर in all AC circuits, right? Now, second question is what reactance of the capacitor is 20 ohm. What does it mean? ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इसको ठीक से समझना। Reactance of the capacitor is 20 ohm. What does it mean? What will be the reactance if frequency of the AC is double? ठीक है। What will be the reactance when connected to the DC circuit and what is its consequences? इसको समझना है। जो रिएक्टेंस है सर्किट का वो 20 ओम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सी की वैल्यू जो 1/ओमेगा और सी के बराबर होती है, तो उसकी जो वैल्यू एक्सी की वैल्यू हमें 20 ओम गिवन है। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर 20 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, राइट। फिर आपने कहा है कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी जो ऐसे सर्किट हम डबल कर दें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू 2πf पुट कर दी। हमें पता है कि हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी को डबल करने बच्चों ये हाफ हो जाएगा। तो व्हेन f डैश बिकम्स 2f, डेफिनेटली वी कैन राइट xc डैश, ये डैश बचेल कॉमा है यहाँ पर, xc डैश बिकम्स इक्वल टू xc/2, दैट बिकम्स 10 ओम। पहले 20 था, 10 हो गया। और यहाँ वैसे भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जो XC है ये बच्चों फ्रीक्वेंसी है और ये XC है। तो अगर हम XC और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा लाइक दिस। यानी हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, हमें एक सर्किट गिवन है जिसका इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। हमसे कहा जाता है कि सर्किट के अक्रॉस जो इंडक्टर है हमारा, उसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो 50√2 sin 100 pi t, ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने यहाँ अप्लाई किया। अगर मान लो ये जो एमीटर है वो 2 एम्पियर की करंट रीड करता है, तो हमें इंडक्टर का इंडक्टेंस बताना है। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए ये जो करंट की वैल्यू लिखी है V इक्वल टू पूरा V नॉट है, और हम जानते हैं कि हमारा जो ऐसे सर्किट का एमीटर होता है वो RMS वैल्यू रीड करता है। तो V नॉट जो है हमारा वो 50√2 है। तो हम जानते हैं कि जो VRMS वैल्यू होती है वो VRMS इक्वल टू V नॉट बाई √2 होती है। मतलब यहाँ 50 जो वोल्ट है वो RMS वैल्यू है वोल्टेज की। तो हम अगर IRMS कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिस विल गिव VRMS अपॉन एक्सएल, VRMS अपॉन ओमेगा एल, राइट। और एल अगर मैं यहाँ से निकाल, देखिए क्या है हमारा रिलेशन मिला, IRMS इक्वल टू VRMS अपॉन ओमेगा एल, तो एल की वैल्यू मिलेगी VRMS अपॉन IRMS इंटू ओमेगा। हमारा जो RMS करंट था वो 20 एम्पियर का था, जो हम यहाँ पुट करेंगे। VRMS वैल्यू हमें 50 वोल्ट मिली जो हमने यहाँ पुट कर दी है, और ओमेगा जो हमें गिवन था ये ओमेगा होता है, आपको बताओ तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई गिवन है, 100 पाई पुट कर दी। सोल्व करने पे जो मुझे वैल्यू मिली वो 1/4 पाई हेनरी मिलती है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ द एमीटर। हमारे पास एक ऐसी सर्किट है जिसके अंदर हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ 50√2 sin 100 पाई टी, और सीरीज के अंदर दो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, एक है हमारा रजिस्टर, एक है हमारा कैपेसिटर। हमें पता है कि इसका रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है 30 ओम गिवन है और उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 40 ओम गिवन है। तो हमें बताना है कि हमारा जो एमीटर है उसकी रीडिंग क्या होगी। हमें पता है कि इसका जो अगर मैं इंपीडेंस निकालना चाहूँ इफेक्टिव सर्किट का, तो मुझे पता है इस तरह सर्किट का इंपीडेंस हम कैसे निकालते हैं, √r² प्लस XC²। तो ये हो जाएगा √r² प्लस XC², r² becomes 30², XC² becomes 40², we use impedance equals to what, 50 ohm. Now what is the maximum value of the voltage? This is equals to 50√2. 50√2 is the peak value or maximum value.
and we have to use RMS value for the calculation of current. So basically जो एमीटर होगा हमारा RMS वैल्यू रीड करता है, that will be equals to IRMS equals to VRMS upon Z. VRMS is what 50. तो ये जो है ना, ये पूरा जो हमारा पैरामीटर है, ये 50√2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, यानी ये 50√2 इज V नॉट। तो यहाँ से VRMS की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? VRMS में मिलेगा 50, तो 50 upon 50 will give 1 ampere. तो रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 1 ampere. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड आउट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बतानी है। इस बार हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर है, और इंडक्टर और कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं इनका फेज डिफरेंस बच्चों 180 होता है। तो यहाँ अगर मुझे इंपीडेंस निकालना है तो मुझे एक्सएल माइनस एक्सी करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस हमें पता है 180 डिग्री होता है दोनों के बीच का। एक और चीज देखें, इस तरह के सर्किट में जहाँ कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों जुड़े हुए हैं, अगर हमारा इंडक्टर डोमिनेट करता है इसको इंडक्टिव सर्किट बोला जाता है, हमारा कैपेसिटर जो डोमिनेट करता है उसको कैपेसिटिव सर्किट बोला जाता है। तो ये इंडक्टिव सर्किट है बेसिकली। तो यहाँ जो इंपीडेंस की वैल्यू निकालूंगा वो एक्सएल माइनस एक्सी से निकालूंगा। 50 माइनस 40 विल गिव 10 ओम, तो 10 ओम इसका इंपीडेंस मिलेगा जो कि इफेक्टिव रेजिस्टर ऑफर्ड बाय नेटवर्क होगा। नाउ अप्लाइड वोल्टेज 40 sin 100 pi t. This 40 is what? This is the V node. Now we have to calculate the maximum value of the current, I node or peak value. This is equal to V node upon Z. V node is 40 and Z is 10. It will use 4 ampere. 4 ampere is the maximum value। पर हमारा जो इफेक्टिव करंट होता है वो तो RMS करंट बोला जाता है, और RMS की वैल्यू हम जानते हैं I node upon √2 होती है। I node की वैल्यू 4 निकाल ली हमने, तो 4/√2 will use 2√2 ampere is the final answer. Now sixth question is what? We have two circuit elements, a resistor and inductor, which are connected in series, and the whole network is connected with the alternating supplies whose voltage is varying according to 100√2 sin omega t. And we are required to find the value of voltage across the inductor. जो इंडक्टर है इसका across हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बतानी है। अब देखिए क्या है, यहाँ का जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है रजिस्टर का वो 60 ओम है। अब आप देखिए कि ये हमारी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी पीक वैल्यू जो इतनी वो 100√2, तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 100√2 इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू? दैट आरएमएस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू व्हाट? 100। ये हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू 100√2/√2 विल गिव 100 वोल्ट। सो दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस दिस इज दिस। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो 100 वोल्ट है वो कितना बनेगा बच्चों? √of VR² प्लस VL²। हमें पता है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री। तो हमें जो रिजल्टेंट वोल्टेज निकलेगा जो 100 वोल्ट के बराबर आना चाहिए वो √60² प्लस VL² होगा। तो 100 इज इक्वल टू √60² प्लस VL² विच विल गिव व्हाट? VL इज इक्वल टू √100 होल स्क्वायर माइनस 60², दैट विल गिव द फाइनल आंसर 80 वोल्ट। सो 80 वोल्ट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। अब हम बात करते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों को हम सीरीज में जोड़ दें तो किस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, उसका इंपीडेंस वगैरह क्या होता है। तो हम LCR सीरीज सर्किट की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं LCR सीरीज सर्किट की। LCR सीरीज सर्किट के अंदर हमने इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया और इस पूरे के पूरे नेटवर्क को किसी हमने ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम देखो अलग अलग एलिमेंट्स के सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है या जो फेज डिफरेंस आता है उसकी वैल्यू हमने पहले समझ ली है। तो अब इसको हम समझते हैं क्या होता है। देखिए हमें पता है कि जो हमारा रजिस्टर है, हमने रेफरेंस लाइन हमेशा कंसिडर की, हमारा जो रजिस्टर है वो करंट के साथ सेम फेज में होता है, तो इसको हमने ले लिया रजिस्टर। अब आपको पता है कि हमारा जो इंडक्टर है वो लीड करता है VR से π/2, यानी हमारा जो इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप है VL वो इधर आएगा यहाँ से 90 डिग्री इस तरफ। और हमें पता है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो लैग करता है π/2 रजिस्टर से। मतलब ये हुआ कि ये लैग कर रहा है π/2 और वो लीड कर रहा है π/2, तो दोनों यानी VL और VC का जो फेज डिफरेंस है वो 180 होगा। तो यहाँ एक चीज समझने वाली ये है कि ये तो हमारा VR है, अगर VL डोमिनेट करता है VC के ऊपर, यानी हमारा जो पूरा का पूरा नेटवर्क है अगर वो इंडक्टिव है, तो आपको VL माइनस VC निकाल लेना है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ किया VL माइनस VC। हमने ये मान के चला है कि हमारा जो सर्किट है वो इंडक्टिव है। अगर ये कैपेसिटिव होगा तो ये VC माइनस VL नीचे हो जाएगा, VC माइनस VL इस तरफ आ जाएगा और फिर आप रिजल्टेंट आप इधर निकाल लेंगे। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमने VL डोमिनेटिंग लिया है VC पे। तो इस केस के अंदर आप देखेंगे तो VL माइनस VC की वैल्यू ऊपर आपको मिलेगी, ये VR था तो VL माइनस VC ये VR था, इनका जो वेक्टर सम मिलेगा वो इधर मिलेगा, वो नेट EMF आपको देगा जिसकी वैल्यू होगी इक्वल टू √VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर देगा। अब आप जानते हैं कि VL क्या होता है, ये होता है I XL
आई एक्सी और ये आई आर होता है। आई बच्चों कॉमन आ जाएगा बाहर, आप अच्छी तरह जानते हो, यहाँ सब जो स्क्वायर करके जब हम बाहर लेंगे तो स्क्वायर रूट करने पर बाहर आने पर ये आई बन जाएगा। तो ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। फिर आप देखिए कि E इक्वल टू आई इंटू जेड होता है, आई जेड। तो ये पूरा पूरा हमारा पास इम्पीडेंस, इसको अपन इम्पीडेंस बोलते हैं। दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सीरीज सर्किट। सो दिस इज द इम्पीडेंस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखो आई मतलब आई की जो वैल्यू लिखना चाहूंगा वो E अपॉन जेड, यानी E अपॉन जेड लिख दी, जेड हमने इम्पीडेंस लिख दिया। अब इम्पीडेंस की वैल्यू हमें पता है क्या मिली, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल होती है, एक्सी की वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी होती है, और ये अपन ने आर के एज इट इज पुट किया, तो हमने यहाँ जेड इम्पीडेंस निकाल लिया। फिर यहाँ हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, फेज एंगल निकाल सकते हैं। तो जो हमारा नेट ईएमएफ है वो वी आर से कितना लीड करता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये 10 फाई में निकालना है, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा जो किसके बराबर होगा, वीएल माइनस वीसी, और ये बनेगा बेस, तो वीएल माइनस वीसी अपॉन वी आर बनेगा। फिर ये आई एक्सएल माइनस आई एक्सी अपॉन आई आर, आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर मिल जाएगा। अब यही इसी ट्राइंगल से हम साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन फाई अगर हम निकालेंगे, साइन फाई साइन होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर विल बिकम्स व्हाट, एक्सएल माइनस एक्सी, एंड हाइपोटेनस विल बिकम्स इक्वल टू, ये जो हमारा ई है, देखो ये आई जेड होता है आप जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ ई की वैल्यू पुट करूंगा, जैसे ये वी आर था और ये वी एल माइनस वी सी और ये ई है, तो अगर मैं साइन फाई की वैल्यू निकालूंगा तो परपेंडिकुलर मुझे क्या मिलेगा, वी एल माइनस वी सी, और हाइपोटेनस मिलेगा मुझे ई। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर आई की मतलब वी एल की वैल्यू आई एक्सएल आई एक्सी और यहाँ पर आई जेड पुट कर देंगे, तो ये आई कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास जेड आ जाएगा, हम जेड लिख सकते हैं यहाँ पे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमने जेड लिख दिया, राइट। तो ये हमें साइन थीटा की वैल्यू मिली। सॉरी 10 फाई तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस था, तो वो तो अपना ये तो वी आर ही रहना है, मतलब ये आर ही रहना है। लेकिन साइन फाई की वैल्यू मैं निकालूंगा तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी और ये मिल जाएगा। अब देखिए आई एक्सएल एक्सी और ये जेड था पूरा का पूरा, राइट। तो अपन एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड लिख सकते हैं। कोस फाई की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, बेस की वैल्यू जो हमें मिली वो वी आर है और हाइपोटेनस मेरा ई है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, बेस यानी वी आर अपॉन हाइपोटेनस ई। तो वी आर अपॉन ई लिखूंगा तो वी आर इज आई आर एंड दिस बिकम्स आई जेड, आई कैंसिल हो जाएगा तो आई बाई जेड मिल जाएगा आपको, और जेड की वैल्यू आप जानते हैं इम्पीडेंस है। तो ये इम्पीडेंस ट्राइंगल भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को अपन इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं। वी आर को हम आई आर लिख सकते हैं, इसको हम आई जेड लिख सकते हैं, और ये जो टर्म है हमारी वो आई एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगी। तो आई को हम सब जगह कैंसिल करके हम इन टर्म ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द नेटवर्क भी बात कर सकते हैं कि इम्पीडेंस ट्राइंगल कैसे बनेगा। तो ये आर बनेगा, ये एक्सएल माइनस एक्सी बनेगा और ये जेड बनेगा। इस पूरे ट्राइंगल को इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं, जिसपे अपन साइन फाई कोस फाई और टेन फाई की वैल्यू लिखते हैं। बच्चों यहाँ पे जो ये कोस फाई है, ये आर्ग्यूमेंट हम दोबारा काम में लेंगे, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, जो पावर को कैलकुलेट करने में काम आएगा। हम उसकी बात अभी नेक्स्ट आर्टिकल में करेंगे। अब यहाँ देखिए रेजोनेंस क्या होता है। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, जो हमारा सर्किट एलसीआर सीरीज सर्किट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अप्लाइड वोल्ट की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो रेजोनेंस में है। फॉर रेजोनेंस एल एंड सी मस्ट बी प्रेजेंट इन द सर्किट। अगर एल और सी दोनों के दोनों एलिमेंट सर्किट में प्रेजेंट नहीं है तो रेजोनेंस वाली कंडीशन जनरेट नहीं होगी और नहीं मिलेगा। एल और सी का एक साथ रेजोनेंस मतलब सर्किट में होना अवेलेबल, हमने पिछले आर्टिकल में बात कर ली थी कि जब हमारा एल और सी सिर्फ दो सीरीज में थे तो भी रेजोनेंस मिल रहा था, एसीआर होगा तो भी रेजोनेंस मिल सकता है। बेसिकली रेजोनेंस होने के लिए एल और सी का सर्किट में होना जरूरी है। एट रेजोनेंस इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एंड आई इज मैक्सिमम। रेजोनेंस वाली कंडीशन के अंदर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर बाय द नेटवर्क होता है वो मिनिमम होता है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अच्छा, ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अपन ने यहाँ लिखा इंपीडेंस ये, तो अगर आप देखेंगे ये जो है उसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये टर्म जीरो होते ही जेड की वैल्यू आर के बराबर आ जाएगी। तो जब रेजोनेंस वाली कंडीशन जनरेट होती है तब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होती है, और जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जेड इक्वल टू आर हो जाएगा। और अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है तो ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एलसी मिल जाएगी। फिर ओमेगा को हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट एलसी। ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इस कंडीशन में जो जेड है ये मिनिमम होता है, इसकी वैल्यू आर के बराबर होती है, और करंट जो मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू वी अपॉन आर होगी। अच्छा, वी अपॉन आर हमें पता है, अपन ई अपॉन आर भी इसको लिख सकते हैं। ये हमारा नेट ईएमएफ और आर ही हो गया। इसको देखिए, इसका जो वेरिएशन का ग्राफ है करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऐसा मिलता है। जब हम फ्रीक्वेंसी को बहुत कम रखते हैं तो करंट की वैल्यू कम होती है, वो आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से हमारा ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, सॉरी हमारा जो यहाँ से आप बात कर सकते हो। बेसिकली जेड की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम ओमेगा को वेरी करते हैं तो हमारा जो जेड है वो वेरी करता है। बेसिकली ओमेगा की वैल्यू बहुत कम होने पर जेड ज्यादा होता है,
तो करंट कम होती है। फिर हम ओमेगा की वैल्यू बढ़ाना शुरू करते हैं तो करंट बढ़ती है, और ओमेगा की वैल्यू इतनी हो जाए कि 1/√LC पर जो हमारी इंपीडेंस है, ये वाली टर्म, वो आर के बराबर होने से करंट मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद अगर मैं ओमेगा बढ़ाता हूँ तो ओमेगा उसके बाद बढ़ाने के वापस फिर हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट की वैल्यू कम होती है। हमें ग्राफ मिलता है, मोटा मोटा एक्सप्रेशन मिलता है, इसको आप ध्यान रखें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आपको तब मिलेगी जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। अच्छा, आप जानते हो हमें पावर हमने पढ़ा हुआ, बेसिकली हमें पावर का बेसिक कंसेप्ट पता है, पावर I²R होती है। तो I²R अगर पावर है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार पावर हाफ कब होगी, आप इन सब पावर की वैल्यू हाफ तब होगी जब करंट I/√2 होगी। करंट की वैल्यू I/√2, उसको आप यहां समझ सकते हैं, मैं यहां समझा रहा हूँ कि जो पावर है हमारे पास, तो पावर की वैल्यू होती है I²R। तो अगर ये मैं 1/√2 कर देता हूं तो पावर की वैल्यू हाफ हो जाएगी। याद रहे, पावर की वैल्यू हाफ तब होती है जब करंट की वैल्यू 1/√2 होती है। तो ये मैक्सिमम करंट थी, जब पावर भी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम करंट का 1/√2 जब करंट हो जाएगी तो पावर जो है वो हाफ होती है। तो जिन फ्रीक्वेंसीज पर पावर हाफ होती है उन फ्रीक्वेंसीज को अपन बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो I मैक्सिमम /√2 जहां मुझे करंट मिल रही है, जिन फ्रीक्वेंसी पे करंट मुझे मिल रही है, वो दो फ्रीक्वेंसी होती है। एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होती है, एक फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। तो इनको बोलते हैं अपन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, और इन फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है ग्राफ के अंदर उसको अपन बोलते हैं बैंडविड्थ, यानी F2 - F1 इज नोन एज बैंडविड्थ। F1 and F2 is known as half power frequencies. At these frequencies, power becomes half of the maximum value, and bandwidth is what? F2 - F1. अब ये देखिए, पावर का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। मैं इसका डेरिवेशन तो यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अब तो डेरिवेशन आई थिंक बोर्ड में भी सिखा चुका है। तो आप पावर का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखें। पावर जो होती है ऐसी सर्किट के अंदर, उसकी वैल्यू होती है I0V0/2 cos phi या IRMS VRMS cos phi। हमें पता है IRMS और VRMS इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है। तो ये हमारी पावर VRMS IRMS cos phi। cos phi में आपसे पहले बोल चुका हूँ, ये पावर फैक्टर है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो IRMS VRMS cos phi है, cos phi के थ्रू डिसाइड होगा कि पावर कितना है। अब आप देखिए, कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे थे जहां हमारा जो फाई था, मतलब जो फेज था बेसिकली, जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूँ रजिस्टर और इंडक्टर। रजिस्टर और इंडक्टर के अंदर जो फेज मिला था आपको, वो 90 डिग्री मिला था। फाई की वैल्यू वहां 90 मिल रही थी, यानी वहां कोस फाई की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो कोस फाई यानी कोस 90 जीरो होता है, तो वहां पावर लॉस जीरो होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कैपेसिटर और रजिस्टर की, तो वहां भी फाई की वैल्यू 90 थी, तो उस केस के अंदर भी आपको पावर जीरो होगा। यानी अगर मैं प्योर इंडक्टर लगा दूं रजिस्टर के साथ, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि इंडक्टर और जो कैपेसिटर होता है वो पावर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सिर्फ रजिस्टर से पावर लॉस होता है। तो एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को कि पावर लॉस कब होता है, जब कोस फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। एक और चीज आप देखें, कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम, कोस फाई बच्चों यहां से देखो आप, मैं आपको बता चुका हूं इस केस के अंदर कि कोस फाई जो हमारा है, ये रहा कोस फाई, R/Z होता है। अब कोस फाई की वैल्यू R/Z है, राइट। तो आप देखेंगे जो रेजोनेंस वाली कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हमारा Z R के बराबर हो जाता है, तो कोस फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो कोस फाई की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, पावर हमारी IRMS VRMS के बराबर हो जाएगी। लेकिन बाकी केसेस के अंदर जहां फाई हमारा 90 डिग्री होता है, वहां पावर का लॉस जीरो होगा, राइट। इस बात का ध्यान रखें। बाकी हम और पावर को समझते हैं और क्वेश्चन पे करेंगे। तो ये था हमारा LCR सीरीज सर्किट और रेजोनेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और हम LCR सीरीज सर्किट पे कैसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये किसी भी रेजोनेंस वाली कंडीशन के अंदर, LCR सीरीज सर्किट या LR सर्किट के, LC सर्किट के अंदर जब भी रेजोनेंस आपको मिलेगा, तो रेजोनेंस की शार्पनेस को शो करने वाला एक पैरामीटर होता है। इसको अपन अलग तरह से भी डिफाइन करते हैं, एक तरीका होता है डिफाइन करने का, कि ये आपको किसी भी रेजोनेंस सर्किट के अंदर एनर्जी कितना लॉस हो रहा है और कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। So this gives an idea about the energy stored and energy lost। अगर इसके बात करें, इसको क्वालिटी फैक्टर को हम का फॉर्मूला फॉर्म अगर लेकर आए, तो इसका फॉर्मूला डेरिवेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखें। Q इक्वल्स टू 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल। यानी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड और मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट का जो रेशियो है, उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करने में मुझे क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मिल जाती है। और फिर रिप्रेजेंट द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। शार्पनेस कैसे रिप्रेजेंट करता है उसको आप समझे। मैंने यहाँ 3 अलग अलग तरह के रेजोनेंस शो किए हैं। अगर आप देखें तो रेजोनेंस नंबर 1, 2, 3, हमें पता है रेजोनेंस वाली कंडीशन के अंदर जो इफेक्टिव इंपीडेंस आता है वो रेजिस्टेंस के बराबर निकल के आता है। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है वही इंपीडेंस ऑफर्ड या वही रेजिस्टेंस ऑफर्ड, नेट रेजिस्टेंस ऑफर के बराबर आएगा। तो अगर आप देखेंगे पहले वाले डायग्राम के अंदर, तो पहला जो हमारा रेजोनेंस मिल रहा है उसके अंदर हमें मैक्सिमम करंट सबसे कम मिल रही है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड रेजोनेंस वाले को हम एनालिसिस करें तो पहले वाले रेजोनेंस के कंपैरिजन में सेकंड वाले रेजोनेंस में पीक वैल्यू ऑफ द करंट ज्यादा आपको मिल रही है और थर्ड वाले में सबसे ज्यादा मिल रही है। हमें पता है कि
करंट की वैल्यू गिवन अप्लाइड वोल्टेज के लिए कब बढ़ेगी जब हम रेजिस्टेंस कम करें। इसका ये मतलब हुआ कि सबसे हायर रेजिस्टेंस के लिए हमने ग्राफ 1 ड्रॉ किया होगा, फिर ग्राफ नंबर 2 थोड़ा रेजिस्टेंस हमने कम किया और ग्राफ नंबर 3 पर रेजिस्टेंस सबसे कम रहा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहां अगर मैं देखूं तो हमारा जो R3 है वो रेजिस्टेंस सबसे कम है, देन R2 होगा और सबसे जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो R1 रहा होगा, राइट। अब इसको आप ठीक से समझे। एक टर्म होती थी बैंडविड्थ, जो हमने बात की थी रेजोनेंस के अंदर पिछले आर्टिकल के अंदर। बैंडविड्थ क्या होता था? बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, यानी हायर साइड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और लोअर साइड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस था वो बैंडविड्थ था। अगर उस ग्राफ को ठीक से देखें आप तो देखें यहाँ पर कि अगर मैं इसका ये मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम करंट के बाद अगर मैं यहाँ देखता हूँ, देखिए मैक्सिमम करंट ये यहाँ मिलेगी इसकी, और मैक्सिमम करंट का 1/√2 1.7 यहाँ अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये मुझे बैंडविड्थ मिलेगी इसके अंदर। लेकिन इसके ग्राफ के अंदर जाऊंगा, सेकंड ग्राफ के अंदर, तो अब इसी तरह से कंपेयर करोगे, इसकी बैंडविड्थ थोड़ी आपको कम मिलेगी और तीसरे ग्राफ के अंदर बैंडविड्थ सबसे कम मिलेगी। तो बैंडविड्थ जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे शार्पनेस की वैल्यू बढ़ती जाती है। हम यहाँ इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो बैंडविड्थ भी कम होगी, और बैंडविड्थ कम होगी तो शार्पनेस की वैल्यू, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस बढ़ेगा। ये बेसिकली दो एनर्जीज का रेशियो है, इसलिए डेफिनेटली ये यूनिट डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। इसको अपन और दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस वाली कंडीशन के अंदर जो रिएक्टेंस होता है, रेजोनेंस वाली कंडीशन में जो रिएक्टेंस होता है, चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, उसका रेजिस्टेंस के साथ रेशियो है। यानी एक्सएल एट द रेजोनेंस कंडीशन अपॉन आर, या एक्सी एट द रेजोनेंस कंडीशन अपॉन आर बोल सकता हूँ। मुझे पता है रेजोनेंस वाली कंडीशन में दोनों वैल्यू बराबर होती है तो मैं किसी का भी रेशियो ले सकता हूँ। फिर आप जानते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 2πf(r). एक्चुअली आपको पता है कि हमारा जो एक्सएल है वो ओमेगा एल होता है, तो हम यहाँ ओमेगा एल पुट कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ ओमेगा एल पुट करूंगा तो ओमेगा की वैल्यू 2πf(r) पुट करूंगा और ये एल हो गया, तो ये पूरा ओमेगा एल अपॉन आर हो गया। इसको मैं रीमोडिफाई करके लिख सकता हूँ 1/r अंडर रूट ऑफ रूट, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, 1/√LC होती है। जब मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा 1/2π√LC होती है, जब उसकी वैल्यू पुट करूंगा तो 1/r अंडर रूट ऑफ L/C मिल जाएगा। ये भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखें, क्वालिटी फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द रेजोनेंस एंड बैंडविड्थ, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का जो रेशियो है उसको हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट आ रही है तीनों के अंदर, पर जहां पर बैंडविड्थ सबसे ज्यादा होगी वहां क्वालिटी फैक्टर सबसे कम होगा, जहां बैंडविड्थ सबसे कम होगी वहां क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, फाइंड आउट इंपीडेंस ऑफ द एलसीआर सीरीज सर्किट। हमें यहाँ पर 3 एलिमेंट सीरीज में जोड़े हुए, रेजिस्टेंस है 4 ओम का, इंडक्टेंस है 9 ओम का और कैपेसिटेंस है 6 ओम का। किसी ऐसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, हमें यहाँ इंपीडेंस की वैल्यू बतानी है। हमें पता है इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंपीडेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा दिखा रखा है, यानी यहाँ पर रिएक्टेंस जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस उसकी वैल्यू 9 ओम है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 6 ओम है। आप करंट तो दोनों में से नहीं जानिए, तो जिसका क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा वो डोमिनेटिंग होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। अगर मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओपन बाय कैपेसिटर ज्यादा होता है, उसको कैपेसिटिव सर्किट बोला जाता है, इसको अपन इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ अपन क्या रखेंगे, अंडर रूट ऑफ r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC बिकम्स 3, तो अंडर रूट ऑफ 4² प्लस 3² विल गिव्स अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 विल गिव 25, तो रूट करने में मिल जाएगा 5, तो 5 हमें ओम इंपीडेंस मिल गया। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें 3 एलिमेंट जोड़े में 10 ओम का रजिस्टर है, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 10 ओम है और हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम है। उसको एक सोर्स से जोड़ दिया, अल्टरनेटिव सोर्स है, जिसका जो पोटेंशियल जो वेरी करता है वो है 100 sin 100πt के अकॉर्डिंग। फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ एमीटर, आपने यहाँ एमीटर जोड़ रखा है, इसकी रीडिंग बतानी है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। आप जानते हो हमारे जितने भी ऑल्टरनेटिव करंट को मेजर करने वाले अपैरेटस होते हैं वो सब आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं, तो हमें बेसिकली आईआरएमएस फाइंड करनी है और हमें ये बताना है कि यहाँ और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए सबसे पहले हमें इंपीडेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट ऑफ r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ भी आप देखिए यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा भी इंडक्टिव होगा, तो हम बात करेंगे Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10² प्लस 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर, दिस विल गिव 10 प्लस 10² का रूट करूंगा तो 10√2 मिलेगा, तो मुझे इंपीडेंस की वैल्यू मिली 10√2। तो आप देखिए सर्किट में मुझे इक्वेशन दे रखी है, उसमें ईएमएफ की जो पीक वैल्यू है वो 100 है, तो हम क्या करने वाले हैं, V0 इज इक्वल टू 100 और I0 की वैल्यू जो मुझे कैलकुलेट करनी है
एंड दैट इज इक्वल टू 100 यानी पीक वैल्यू अपॉन करंट की वैल्यू मैंने सॉरी इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये मिलेगा मुझे 10/√2 दैट कैन बी रिटन एज 5√2। ये मुझे आई नोड मिला है, दिस इज द पीक वैल्यू। और आप जानते हो हमारा जो एमीटर है वो पीक वैल्यू नहीं बल्कि आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो हमें रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए रीडिंग विल बी आरएमएस एंड दैट विल बी इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। सो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रीडिंग ऑफ द एमीटर विल बी 5 एम्पियर। अगेन यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा आई आर पुट करूंगा तो मिलेगा 50, यहाँ होगा आई एक्ससी वो 10, आई 5, इट विल अगेन गिव 50। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप भी 50 होगा, यहाँ का भी 50 होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ समझनी है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई, सभी जगह से करंट जा रही है 5, तो यहाँ मिला 50, यहाँ मिला 50 और यहाँ मिला 100। अगर आप तीनों का सम करोगे तो आपको 200 मिल रहा है, जो कि यहाँ की पीक वैल्यू से ज्यादा है। ये इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। ऑल्टरनेटिंग एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर जो तीनों एलिमेंट्स के बीच का जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा आ सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क के अंदर एल और सी एक साथ जुड़े हुए हो। सिर्फ ए जुड़ा होगा, सिर्फ सी जुड़ा होगा आर के साथ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एल और सी साथ साथ जुड़े हुए आर के साथ तो ये ज्यादा आ सकता है। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे आंसर जो है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर 50 वोल्ट आया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज 50। अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, दैट विल बी 100। तो नेट वोल्टेज ड्रॉप 200 आ रहा है, दैट इज द मैक्सिमम मोर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर विल बी मैक्सिमम। आपसे पूछा जाता है कि किस फ्रीक्वेंसी पर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होगा। आपको पता है रजिस्टर का अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम तब होगा जब वहां से करंट मैक्सिमम जाएगी, और जब करंट मैक्सिमम जाएगी तो करंट मैक्सिमम कब जाती है, जब रेजोनेंस होता है। जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ और यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप अगर वो बराबर हो जाता है, ये अपन को पता है कि अपोजिट फेज में होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ आएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर विल बी मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में हमें पता है कि इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, करंट मैक्सिमम तो आईआर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई 1/√LC होता है। तो ये रहा हमारा L और ये रहा हमारा C। तो ये यहाँ मैंने L लिखा है, यहाँ C लिखा है। C इज व्हाट 1/π माइक्रोफेरेड। तो 1/π ये माइक्रोफेरेड को मैंने फेरेड में कन्वर्ट कर लिया। फिर आप देखें कि 1/π अपॉन 1/π इज 1/π², 1/π² को रूट से बाहर लूंगा तो 1/π बनेगा, जिससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये आर्ग्यूमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10⁻⁻6 का रूट 10⁻3 होगा, जो ऊपर जाके 10⁻+3 बनेगा। तो जो मुझे रिजल्ट मिला वो 10⁻3 यानी 1000/2, that will give 500 Hz, and that is the answer of the question. Now next question is what? A radio receiver receives a message at the 300 meter band. यानी जो रेडियो रिसीवर जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो 300 मीटर की वेवलेंथ पे रिसीव कर रहा है। तो हमसे कहा जाता है इफ द अवेलेबल इंडक्टेंस इज 1 मिली हेनरी, then calculate the capacitor required for that radio receiver. देखिए क्या है कि हमारे जो रेडियोज होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करते हैं। अच्छा, जिस वेवलेंथ को वो रिसीव करने वाला है रेजोनेंस पर, उसकी 300 मीटर हमें वैल्यू दी मैंने। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव हो रही है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू f लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन थी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी रिसीव कैलकुलेट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरी सोल्व करने पर 10⁶ हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो जितने भी रेडियो रिसीवर्स होते हैं वो जो रिसीव करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, तो वो रेजोनेंस वाली कंडीशन जब होती है, रेजोनेंस वाली कंडीशन पे रिसीव करते हैं, मतलब मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई 10⁶ हर्ट्ज। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/2 π√LC। मुझे यहाँ पर कहा गया था कि मेरे पास जो इंडक्टर अवेलेबल है वो 1 मिली हेनरी का है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मुझे मिल गई सोल्व करने पर। यहाँ से मैं कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जो सोल्व करने में मुझे मिला 25 पिको फैराड। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर एंड चॉक कॉइल की। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, किसी भी ऑल्टरनेटिव करंट सर्किट के अंदर पावर को कंट्रोल करने के लिए हम जिस फैक्टर को यूटिलाइज करते हैं उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। यहाँ देखिए जो हमारी एवरेज पावर होती है एसी के अंदर, वो हमें क्या दी जाती है, एवरेज पावर इज इक्वल टू IRMS VRMS cos phi। ये cos phi इज द पावर फैक्टर and this IRMS and VRMS, this term, this is the average power, this term can be written as RMS power.
तो पी एवरेज इक्वल टू पी आर एम एस इंटू कोस फाइव, दैट्स व्हाई कोस फाइव इक्वल टू एवरेज पावर अपॉन आर एम एस पावर। इसको बोलते हैं कोस फाइव को पावर फैक्टर बोलते हैं। हम जानते हैं कोस फाइव की वैल्यू आर बाई जेरो की, हमने पिछले आर्टिकल में समझा था, इस आर बाई जेरो, राइट। इसका मतलब इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस मिलकर के पावर को कंट्रोल करते हैं, और इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। इसको अपन न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर लेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। आप जानते हो रेजोनेंस सर्किट जब होता है, तो रेजोनेंस वाली कंडीशन में जेड की वैल्यू आर के बराबर होती है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो कोस फाइव जब 1 हो जाएगा, तो कोस फाइव का 1 होने पर हमारी जो एवरेज पावर है वो आर एस पावर के बराबर हो जाएगी। चोक कॉइल की अगर बात करें तो बच्चों क्या होता है कि डीसी सर्किट के अंदर तो हम करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस को काम में लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस से जब करंट फ्लो होती है हमें पता है आई स्क्वायर आर इंटू टी के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस से एनर्जी लॉस होता है, जो वेस्ट होती है एनर्जी हमारी वो किसी काम में नहीं आती। तो हमने अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस से करंट को कंट्रोल करने के बजाय एक दूसरा डिवाइस बनाया, इसको हम बोलते हैं चोक कॉइल। चोक कॉइल में क्या होता है बच्चों, एक इंडक्टर होता है बेसिकली, एक लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर हम कॉपर वायर कॉइल को कॉपर वायर को रैप कर देते हैं, जिससे जो कॉइल बनती है इसको अपन चोक कॉइल बोलते हैं। इसको अपन करंट को कंट्रोल करने के काम में लेते हैं। जैसे अलग एक सर्किट मैंने यहाँ बनाया, ये हमारी कोई ट्यूबलाइट है, आप जानते हो ट्यूबलाइट पुरानी, आजकल जो एलईडी ट्यूबलाइट सर्किट में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जो पहले पुराने जमाने वाली ट्यूबलाइट आती थी क्योंकि आपके बचपन में, तो आपने देखा हुआ ट्यूबलाइट होती थी, ट्यूबलाइट के अंदर एक स्टार्टर लगा होता था और एक कहीं ना कहीं एक चोक लगा होता है। तो ये स्टार्टर है और ये चोक है ना, ट्यूबलाइट की प्लेट होती है, तो ऊपर ट्यूबलाइट लगी होती है, नीचे मेटल प्लेट होती है, इस पर चोक लगा होता है और एक गोल सा स्टार्टर लगा होता है। ये स्टार्टर है, ये चोक है, जो चोक कॉइल है वो कंट्रोल करने का काम आती है इसके अंदर करंट को। तो बेसिकली होता क्या है, इसको ध्यान से समझे कि मान लो हमारे इस नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और ये जो चोक कॉइल मैंने कनेक्ट किया, तो आपने इसको कॉपर वायर से बनाया, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, पर फिर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो मान लेते हैं उसका जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, एंड स्मॉल आर इज वेरी स्मॉल, तो इसका रेजिस्टेंस अगर स्मॉल आर है, दूसरा जो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का वो आर है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में बना वो आर प्लस आर बनेगा। और उस केस के अंदर अगर मैं इंपीडेंस निकालना चाहूँ तो इंपीडेंस की वैल्यू जाएगी नेट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल इसका रिएक्टेंस है, तो एक्सएल को हम ओमेगा एल लिख सकते हैं। तो आर प्लस आर ये नेट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। नाउ आर इज वेरी स्मॉल, वी नो, हमने ऑलरेडी बात कर ली। पावर लॉस इन चोक कॉइल क्या होगा, पावर लॉस जो होता है बच्चों वो आई आर में सी आर में कोस फाइव होता है। अब हम पहले कोस फाइव कैलकुलेट करते हैं, कोस फाइव की वैल्यू होगी वो आर बाई जेड होगी। ये आर बाई जेड में सिर्फ चोक कॉइल की बात कर रहा हूँ, एडिशनल रेजिस्टेंस जिस नेटवर्क का वो उससे हम रेजिस्टेंस उससे पावर लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। चोक कॉइल के थ्रू कितनी पावर लॉस होगी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं करंट भी कंट्रोल हो जाएगी और इसके थ्रू से भी इसके थ्रू कितनी पावर लॉस होगी। तो हम यहाँ देखना चाहेंगे, तो यहाँ इसका जो पावर फैक्टर आएगा वो इसका रेजिस्टेंस अपॉन जेड आएगा। तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और इसके लिए जो जेड बनेगा वो अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो आर बहुत स्मॉल होने की वजह से आर स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ओमेगा एल का होल स्क्वायर और ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद ओमेगा एल बचेगा, जिसकी वैल्यू बचेगी आर अपॉन ओमेगा एल। हमें पता है इसका जो इंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा लिया जाता है, तो एज एल इज वेरी वेरी लार्ज एंड डेफिनेटली ओमेगा भी 20-50 हर्ट्ज के आसपास होती थी, बहुत बड़ा पैरामीटर हो जाएगा, आर इज वेरी स्मॉल। तो कोस फाइव अप्रोक्सीमेटली आपको 0 मिलेगा, और जब आपको कोस फाइव की वैल्यू 0 मिलेगी तो ये 0 पुट करने पर आपको जो पावर लॉस मिलेगा चोक कॉइल के अंदर वो 0 मिलेगा। तो आपने क्या किया कि पावर लॉस भी नहीं हुआ और हमारी करंट भी कंट्रोल हो गई। तो चोक कॉइल को हम अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैंप विच रन्स एट 80 वोल्ट डीसी कंज्यूम्स 10 एम्पियर करंट। एक्चुअली हमारा कोई एक लैंप है जिसको हम 80 वोल्ट के डीसी सोर्स से जब कनेक्ट करते हैं तो उससे फ्लो होने वाली जो करंट है वो कितनी 10 एम्पियर है। द लैंप इज कनेक्टेड टू दी 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज alternating current source. In that situation we have to compute the inductance of the choke coil required. यानी मुझे इसी बल्ब को अगर मान लो इस ऑल्टरनेटिव सोर्स के थ्रू कनेक्ट करके चलाना है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो बल्ब है प्रॉपर्ली रन करे, तो इसके अंदर मुझे इस ऑल्टरनेटिव सोर्स से कनेक्ट करने के बाद जो है इसका कितना उसका मुझे चोक कोइल का जो इंडक्टेंस है वो कितना लेना पड़ेगा ताकि उसमें करंट को कंट्रोल किया जा सके। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बल्ब से। अगर आपने किसी भी बल्ब को कनेक्ट कर दिया किसी 80 वोल्ट के सोर्स से, फ्लो होने वाली करंट 10 एम्पियर है, तो हमें पता है ओम्स लॉ को हम यूज करेंगे, V इक्वल टू IR यूज करेंगे। और जब मैं V इक्वल टू IR यूज करूँ, हमारा V है, हमारा करंट 10 है, तो यहाँ से हमें बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो 8 ओम आ जाता है। तो जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। अब मैं इस 8 ओम के बल्ब को इस सोर्स से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो हमने क्या किया, इसको जब कनेक्ट किया तो फॉर द एक्टिव सोर्स हमें इंपीडेंस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इंपीडेंस की वैल्यू क्या होगा। आपको पता है जो पीक वैल्यू है यहाँ पर
वोल्टेज थी वो 100 वोल्ट है, तो ये 100 वोल्ट हो गया। और इससे फ्लो होने वाली करंट हमें कितनी चाहिए, 10 चाहिए। बल्ब से 10 एम्पीयर की करंट फ्लो होनी चाहिए सेम बिहेवियर के लिए, तो ये 10 एम्पीयर करंट मैंने आपको, क्योंकि जो इंपेडेंस रिक्वायर्ड है वो 10 ओम है, और इंपेडेंस की वैल्यू होती है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर या ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आप जानते हो आर जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, आर कितना था हमारे पास 8 ओम। तो हम क्या देखने वाले हैं, ये 10 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कर देंगे आप, या आप स्क्वायर नहीं भी करते डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस टर्म को मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये हमारा 8 था, तो 8 का स्क्वायर बच्चों 64 बनेगा, और इस रूट को हटाऊंगा तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ओमेगा एल का होल स्क्वायर मिलेगा 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो ओमेगा एल ये अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा इसका रूट लेना पड़ेगा, तो मुझे कितना मिल जाएगा 6। मुझे ओमेगा एल की वैल्यू 6 मिल गई, और एल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो 6 अपॉन ओमेगा हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू 2πf थी, एफ की वैल्यू हमें 50 हर्ट्ज गिवन थी, इसकी वैल्यू हमने पुट की और हमने सोल्व करने पे इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 0.02 हेनरी, राइट। तो 0.02 हेनरी यहाँ पे हमें मिली इंडक्टेंस की वैल्यू। हमारा सवाल ये था कि हमने जब उसको किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट किया तो बल्ब रन करता है, उसको फ्लो होने वाली करंट 10 एम्पियर थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको किसी ऐसी सोर्स से रन करूँ उससे 10 एम्पियर की करंट फ्लो, तो मुझे कितना इंडक्टेंस यूज करना पड़ेगा, तो आंसर इज 0.02 हेनरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ लैंप whose rating is 60 watt and 10 watt from the source 100 watt and 50 watt। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, हमें 100 वोल्ट 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का सोर्स यूज करना है, और हम 60 वोल्ट और 10 वोल्ट रेटिंग के बल्ब को इससे ऑपरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस और इंडक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अगर मान लो इसको रेजिस्टर से कंट्रोल किया है, रेजिस्टर को यूज करके हमने इस बल्ब को ऑपरेट किया, तो हमारा जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है यहाँ हमने यूज किया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, रेजिस्टर हमने सीरीज में जोड़ दिया। हम चाहते हैं ये बल्ब काम करे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। बल्ब की पावर बच्चों आपको दे रखी है 10 वॉट और पावर होती है IV। तो सबसे पहले बल्ब से फ्लो होने वाली करंट निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, पावर इक्वल टू IV हमने यूज किया, तो I इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज, यानी पावर कितनी इसकी 10 और वोल्टेज कितना 60, तो 10/60 विल गिव करंट 1/6 एम्पियर, यानी इस बल्ब से जो 1/6 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तभी ये सेफ्टी से काम करेगा या 60 वोल्ट की 10 वोल्ट की पावर जनरेट करेगा। तो इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी रहनी चाहिए, 1/6 एम्पियर, ये हमने यहाँ निकाल दिया। अब हमने देखिए क्या है हमारा जो यहाँ देखिए इस पे वोल्टेज ड्रॉप 60 वोल्ट आना चाहिए और यहाँ 100 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ 40 आना जरूरी है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए 40 आना चाहिए, तो VR शुड बी इक्वल टू 40 और इसके फ्लो होने वाली करंट 1/6 एम्पियर होनी चाहिए। तो VR मस्ट बी इक्वल टू 40 इक्वल टू IR, I की वैल्यू 1/6 है, तो हमने R कैलकुलेट कर लिया 240 ओम। तो आप इस बल्ब को इस वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करके चलाना चाहते हो, तो बल्ब के साथ कितना रेजिस्टेंस हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, द आंसर इज 240 वोल्ट। अगर मैं रेजिस्टेंस के बजाय इंडक्टर यहाँ काम में लेता तो क्या होता। अब आपको पता है इंडक्टर है और इसका अपना ओन रजिस्टर है, तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इस बार ये हमारा 100 वोल्ट है, यहाँ 60 चाहिए, और यहाँ इंडक्टर अगर मैं कनेक्ट कर दूँ तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर मैं उसकी बात करूँ तो बच्चों ये और ये इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। तो जो नेट 100 है दैट मस्ट बी इक्वल टू √60 स्क्वायर प्लस इंडक्टर के अक्रॉस जो भी आएगा। आप यहाँ साइंस इंडक्टर कनेक्ट कर दें, सेकंड केस में हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ इंडक्टर मान लिया, सेकंड केस कर रहे हैं ये इंडक्टर था, राइट। तो अब हमें यहाँ जो चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप वो चाहिए VL। तो आप देखिए ये 60 स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 100 स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ लैंप के अक्रॉस हमें 60 चाहिए, तो VL पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता है इसकी वैल्यू 100 है, तो VL इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर, दिस विल गिव VL इक्वल टू 80 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए वो 80 आना चाहिए। करंट की वैल्यू हमें कितनी चाहिए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दिस 80 मस्ट बी इक्वल टू I XL की वैल्यू ओमेगा L हो जाती है, तो दिस I ओमेगा L इक्वल टू 80, दैट्स व्हाई L मस्ट बी इक्वल टू 80 अपॉन ओमेगा I ओमेगा की वैल्यू 2πf है। f हमें ऑलरेडी गिवन था, कितना था वो 50 का, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, 2π की वैल्यू हम जानते हैं, I हमें 1/6 की था, 1/6 पुट कर दिया, इसी के ऊपर चला जाएगा, इसको सोल्व करने का आंसर मिलेगा 1/1.5 हेनरी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बल्ब है हमारे पास जिसकी रेटिंग है 60 वोल्ट एंड 10 वॉट। इसको अगर मैं किसी अल्टरनेटिव सोर्स से कनेक्ट करता हूँ जिसका जो RMS वैल्यू है वो 100 वोल्ट है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है, तो इस सोर्स से कनेक्ट करके इसको मैं चलाना चाहता हूँ, तो मुझे इसके अक्रॉस
या तो 240 वोल्ट का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा या मुझे 1.5 एमवी की कोई कनेक्ट करनी पड़ेगी, तब ये प्रॉपर्ली रन करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो है एलसी ऑसिलेशंस। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एसएचएम के गुण होने चाहिए, मतलब एसएचएम थोड़ा समझ में आना चाहिए, डैम्पिंग भी अपना पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम एलसी ऑसिलेशन की बात करते हैं, इस पर से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, और वो है एलसी ऑसिलेशन। देखो एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का आइडिया होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का आइडिया मैं थोड़ा सा अंदाजा दे दूंगा, जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब ऑसिलेशन होता था तो ऑसिलेशन की कंडीशन क्या होती थी और सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक सर्किट के अंदर कनेक्टेड है और ये स्विच है। बच्चों अगर हम इनिशियली कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दें और स्विच ओपन था सपोज, तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है तो इसके अंदर स्टोर होगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की फॉर्म में, या क्यू स्क्वायर बाय 2c भी हम बोल सकते हैं कैपेसिटर की टर्म में। तो क्यू स्क्वायर बाय 2c इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इनटू द कैपेसिटर। अब क्या होगा, अगर हम आइडियल सर्किट कंसिडर कर लें तो आइडियल सर्किट के अंदर हम कोई रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे। अब ऐसा हुआ और ये सर्किट ओपन था, तो आप देखिए कि जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, जिसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी, या हम ऐसे बात कर सकते हैं, सपोज अगर पॉजिटिव टर्मिनल था या नेगेटिव टर्मिनल था, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल एंड होगा जब स्विच ओपन था। तो जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के क्रॉस आएगा और इंडक्टर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, यानी चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, फिर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उस करंट का अपोज करेगा, और धीरे 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 इसके अंदर जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी थी वो सारी एनर्जी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, राइट। तो अब क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में सारी एनर्जी स्टोर हो गई, तब वो एनर्जी वापस, हमें पता है कि रिवर्स पोलरिटी के साथ, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल के साथ आएगा, इंडक्टर का एल डी आई बाई डी टी जो होगा, इस तरह जब करंट फ्लो हो रही होगी तब, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी थी, इसको अपन क्यू स्क्वायर बाई 2c बोलेंगे, वो इसकी हाफ एल आई स्क्वायर के अंदर स्टोर हो जाती है, फिर वो एनर्जी वापस कैपेसिटर के अंदर आती है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c के अंदर, और बैक एंड फोर्थ ये एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। इसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, कि हमने यहाँ रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया, रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो जो करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, उसके हम वैल्यू देखते हैं, तो टाइम के साथ साथ करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता, ऑसिलेशन का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कांस्टेंट बनी रहती है, और इसको अपन बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर यहाँ आप देखेंगे तो किसी भी टाइम टी पर, मान लो कैपेसिटर के टर्मिनल के बीच में जो प्लेट्स के बीच में जो चार्ज है वो क्यू था, तो हम जब इस सर्किट के अंदर केवीएल लगाएंगे तो हमें इक्वेशन मिलती है बच्चों, क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। आई होप ये समझ में आ जाएगी आपके, क्यू बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो इस टर्म को जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा, पहले हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, डी क्यू बाई डी टी, तो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्यू बाई सी एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, जब हमने आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी पुट की। अब इस पूरे आर्ग्यूमेंट को मैं आरएचएस में लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, समझना ध्यान से, मैंने इसको रीअरेंज किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई सी। तो इसको जब मैं रीअरेंज करता हूँ तो मुझे चाहिए डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी माइनस ऑफ 1 बाय एल सी इंटू क्यू। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो इक्वेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की शेयर्स को जस्टिफाई करता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स कंडीशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की या ऑसिलेशन की। तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर आ रहा है, और क्योंकि चार्ज वेरी करता है वहां डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स की जगह यहाँ क्यू आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो वो मेरा जो इक्वेशन था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे इससे तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर और एक्स, एक्स की जगह क्यू है, ये पूरी आर्ग्यूमेंट 1 बाई जो एलसी है वो ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखा हुआ है, तो इसको मैं ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एलसी बन जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 1 बाय रूट एलसी, दैट विल गिव फ्रीक्वेंसी व्हाट 1 अपॉन 2 पाई रूट एलसी। नाउ व्हाट इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियली जब हमने इसको कैपेसिटर को फुली चार्ज किया था, तो हमारा कैपेसिटर जब फुली चार्ज है तो इनिशियली चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है, और जब भी कोई भी चीज एक्सट्रीम से स्टार्ट हो मैक्सिमम से स्टार्ट हो, तो हम जानते हैं कोस इक्वेशन आती है, तो अगर टी इक्वल टू 0 पर अगर हमारा चार्ज 0 था कैपेसिटर के अंदर, तो जो हमारी इक्वेशन बनती है क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी बनती है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पर चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है, तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी बनेगी। तो चार्ज वेरिएशन की जो इक्वेशन आएगी वो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी होगी। अगर हमें टी की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे तो क्यू की वैल्यू क्यू नॉट मिल जाएगी, राइट। नाउ करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू व्हाट, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी मिलेगा बच्चों, क्यू नॉट कांस्टेंट था, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा को मैंने यहां लिख दिया, तो माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया।
अब माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी को मैं रियलाइज करके लिख सकता हूँ व्हाट, कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। वैसे भी अगर आपको पता हो तो हम जब बात करते हैं तो वन टाइम डेरिवेटिव है तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस देता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारी इक्वेशन जब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मॉडिफाई करके लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अगर आप देखेंगे तो चार्ज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू का है और आप देख पा रहे हो चार्ज लीड कर रहा है पाई बाई टू से करंट के कंपेरिजन में। फिर आप देखें बेसिकली यहाँ होता क्या रहा है कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ स्टोर थी वो इसमें कन्वर्ट होती है और फिर यहाँ की मैक्सिमम एनर्जी इसमें कन्वर्ट होती है, एनर्जी कंटिन्यूसली ऑसिलेट करती रहती है और इसको अपन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, ये c है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c दिस वैल्यू एंड हाफ एल आई स्क्वायर बोथ आर कंटिन्यूसली ऑसिलेटिंग इन ईच अदर, ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। तो ये था अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या होता अगर हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे जो प्रैक्टिकली होता है उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो ऑसिलेशन है वो अनडैम्प्ड नहीं होगा बल्कि डैम्प्ड होगा। इसके अंदर क्या होगा, अगर हमारा एल और सी और मान लो पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस आर था जो मैंने यहाँ कंसीडर कर दिया, तो जब यहाँ से चार्ज इधर फ्लो होगा या बैक एंड फोर्थ जब चार्ज फ्लो होगा, बैक एंड फोर्थ चार्ज फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर, तो चार्ज फ्लो होगा इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है और करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी और हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज की जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी डिक्रीज होगी और उसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा, करंट का एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा। तो हमारा जो ये जो ग्राफ था हमारा करंट का टाइम के साथ साथ वो ग्राफ इस तरह से आएगा डैम्पिंग के अंदर। कंटिन्यूसली जो हमारा ऑसिलेशन है करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता ये इंफिनिटी पे जाकर जीरो होता है। अगर आपको ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डैम्पिंग पड़ी हुई है तो आपको आइडिया होगा कि एनर्जी जो होती है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करती है, एम्पलीट्यूड भी एक्सपोनेंशियली वेरी करता है वहां पर और ऐसे प्रोसेस को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। नाउ व्हेन स्विच इज क्लोज्ड ऑसिलेशन बिकम डैम्प्ड एंड इन दिस सिचुएशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन कैन बी रिटन एज ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय LC माइनस R स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर। याद रहे इस फॉर्मूले को मेमोराइज करके रखना है, ये आपको कंपैरेटिव स्टडीज मिल जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म को ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा नॉट स्क्वायर। फिर यहीं से रेजोनेंस वाली कंडीशन भी आ जाती हैं जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं। फिलहाल आप सिंपल सी बात करें कि ओमेगा जो है हमारा उसकी वैल्यू जब फाइनाइट होगी पॉजिटिव होगी तभी हमारा ऑसिलेशन रियलिस्टिक होगा, ओमेगा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 1 बाय LC की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन R स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर होना चाहिए। तो इफ 1 by LC is greater than R square by 4L square, definitely omega will be some positive and finite value and there will be some oscillations in the circuit. So in this case, definitely oscillation will be real. Now we have a question is what? An LC circuit contains an 20 millihenry inductor and 50 microfarad capacitor which is initially charged up to the 10 millicoulomb. The resistance of the circuit is negligible. Let's switch is closed at equal to 0. Then what happens? हमें अलग अलग पैरामीटर्स की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सर्किट इसके अंदर एक कैपेसिटर है एक इंडक्टर है और हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया t इक्वल टू 0 पे जिसकी वैल्यू आपको गिवन थी कितनी 10 मिलीकूलम, जबकि हमें इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी 20 मिली हेनरी और जो हमने कैपेसिटर की वैल्यू कैपेसिटेंस दैट इज 50 माइक्रोफैरड। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी अगर मुझे बतानी हो तो मैं क्यू नॉट स्क्वायर अपन 2c करूंगा, क्यू नॉट की वैल्यू आपको गिवन थी, c की वैल्यू गिवन थी, सोल्व करने में मिलेगा 1 जूल, सिंपल क्वेश्चन। दूसरी बात है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा इक्वल्स टू ऑलवेज 1 बाय रूट LC, तो गिवन बाय 1 बाय रूट LC, L की वैल्यू गिवन थी, C की वैल्यू गिवन थी, हमने दोनों पुट किया और सोल्व किया तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली 10 टू द पावर 3 रेडियन पर सेकंड। हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिस इक्वल टू 2πf करके f भी निकाल सकते हैं। Now, at what minimum time the total stored energy to be completely magnetic? जैसा कि आपसे कहा जा रहा है कि हमारा जो टोटल इनिशियली जो हमारा कैपेसिटर था वो फुली चार्ज था और इंडक्टर में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, t इक्वल टू 0 पर हमारे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी वो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c मैक्सिमम वैल्यू है। अब वो एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो आप देखिए जब कैपेसिटर का चार्ज 0 हो जाएगा तो कैपेसिटर का जब चार्ज 0 होगा तब वो एनर्जी स्टोर होगी। आप ग्राफ को ठीक से देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो कोस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। आप देखें मैं इसको आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ पर। देखिए जो कोस का जो ग्राफ होता है बच्चों, कोस का ग्राफ ऐसा होता है राइट। तो हम t इक्वल टू 0 पे जब इसको कह रहे हैं फुली चार्ज था तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी चार्ज की वेरिएशन की वो q इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा t होगी। और जब ये यहां से यहां आने का टाइम t/4 होता है, ये t/2 होता है, ये 3t/4 होता है और ये t होता है। तो आप बताइए कितने टाइम के अंदर चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू को 0 होने में टाइम लगेगा t/4 और जब कैपेसिटर का चार्ज 0 हो जाएगा तो कैपेसिटर की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी किसमें चली जा चुकी है,
मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में स्टोर हो गई इंडक्टर के अंदर। तो आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम total stored energy into the capacitor is totally converted into the magnetic field energy and that time is what T/4। तो हमने डायरेक्टली बात कर ली, इसकी वैल्यू क्या होगी T/4। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है, अगर मैं आपसे पूछूं एट व्हाट टाइम द टोटल एनर्जी इन द इंडक्टर इज इक्वली टू द टोटल एनर्जी इनटू द कैपेसिटर, यानी हाफ एनर्जी इंडक्टर के अंदर हो, हाफ एनर्जी कैपेसिटर के अंदर हो। आप मुझे बताइए कैपेसिटर के अंदर स्टोर जो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है Q²/2C। अब मुझे बताइए Q की वैल्यू कितनी हो कि एनर्जी हाफ हो जाए। तो आपने कहा Q की वैल्यू Q/√2 अगर मैं पुट कर दूं तो एनर्जी मैक्सिमम की हाफ हो जाएगी, यानी हमारा जो Q है वो Q0/√2 पुट कर दूंगा। तो जब तो मैं Q0/√2 पुट करूंगा तो यहाँ से T की वैल्यू मुझे मिल जाएगी T/4। और वैसे भी आपको पता है अगर ये ω2 जो कि थीटा है इसको मैं 45 डिग्री रखूंगा तो cos 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2। तो Q की वैल्यू मुझे Q0/√2 मिल जाएगी। और 45 का मतलब सीधा सीधा अगर मैं ω_t को कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो सीधा सीधा। देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए, यहाँ मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ कि मुझे ये चाहिए कितना Q/√2। तो ये Q/√2 चाहिए, ये Q0/√2 मुझे चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू Q0। और ये हो गया cos ω_t, Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और cos ω_t की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/√2। इसका मतलब ω_t की वैल्यू मुझे मिली 45। 45 का मतलब क्या होता है आप जानते हो, π/8। तो मैं इसको सोल्व करूंगा सिंप्लीफाइड और मुझे ω_t यहाँ से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो टाइम की वैल्यू क्या मिलेगी T/8, सॉरी इट इज अ T/8 विच इज T/8, राइट। तो ये T/8। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं चीजों को। और ऐसी ऑसिलेशन में जितना आपको बताया क्रैश कोर्स में मोर देन इनफ, इसको प्रैक्टिस कर लें, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। आप इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है सारे फॉर्मूले आप मेमोराइज कर लें। उन फॉर्मूलों में बेस्ट अगर न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर पाएंगे तो आप कंफर्टेबली नीट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो हम बहुत शॉर्ट में इस आर्टिकल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है आप जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यानी ऐसी वेव्स जिनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये मीडियम के साथ भी चल सकती हैं, विदाउट मीडियम भी चल सकती हैं। इसका जो आइडिया है सबसे पहले 1864 के अंदर मैक्सवेल ने दिया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो इक्वेशंस होती हैं उनको लिखा जाता है E=E0 sin kx - ωt और B=B0 sin kx - ωt। ये साइनसोइडली वेरी करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये साइनसोइडली वेरी करने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। जैसे मान लो ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है लाइक दिस ना, ये ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जिस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करती है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, पर जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करती है। तो हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस और जो हमारा XY प्लेन है उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है XY प्लेन के अंदर, वो ऑसिलेट कर रहा है XY प्लेन के अंदर और जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऑसिलेट कर रहा है XZ प्लेन के अंदर। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। अब तक हम जितने भी चीजें डिस्कस की, हम जो करंट की बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dQ/dt, बच्चों को कंडक्शन करंट बोलते हैं। कई बार आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जब हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट के अंदर, अब कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर है उसको हमने कनेक्ट कर दिया सर्किट के अंदर, तो आपके बात दिमाग में की बात आनी चाहिए कि जो कैपेसिटर है हमारा उस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो फिर वहां करंट कैसे फ्लो हो रही है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो हम यहाँ क्या समझेंगे, देखिए क्या है, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हम बैटरी लेते हैं और बैटरी का स्विच ऑन करते हैं तो जब कैपेसिटर की चार्जिंग होना है, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी जो न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल प्लेट थी, ये भी न्यूट्रल प्लेट थी इनिशियली, तो जिस किसी न्यूट्रल प्लेट से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले लूं तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो बैटरी का बेसिक काम होता है इस वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज ला करके इस वाली प्लेट को देना। तो इस पर तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब कैपेसिटर की जब चार्जिंग हो रही होती है, हमें पता है इसका जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, और अगर जब इसकी चार्जिंग हो रही होती है तो जब इसका चार्ज राइज हो रहा होता है तो इसके प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वेरी करेगा। आपको समझ में आना चाहिए ये बात कि जब हमारी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में चार्जिंग हो रही होती है कैपेसिटर की, तो जब इसका चार्ज बढ़ रहा होता है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही होती है, और चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो डेफिनेटली इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा होता है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। तो जिस तरह हमने बात की थी
कि टाइम के साथ वेरी करने वाला मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसी तरह से टाइम के साथ वेरी करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो इस प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अगर जैसे मान लो ये प्लेट्स है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे इनटू द प्लेन, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ एक और बात आप देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इंस्टेंट पर जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो मैं क्यू अपॉन ए इसको लिख दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूंगा, तो क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई ए, अगर मैं यहाँ कोई एरिया कंसिडर कर लूँ, जैसे ये हमारी प्लेट थी, प्लेट के बीच में कोई एरिया मैंने कंसिडर कर लिया, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रहा है, उससे फ्लक्स जो पास होगा उसकी वैल्यू ई होगी, तो मैंने वो ई ए लिख दिया। ई को मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्यू की वैल्यू मिली एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका डेरिवेटिव लूंगा मैं, तो ये डेरिवेटिव जो दे देगा वो डी क्यू बाई डी टी होगा, और डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू मिलेगी एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। आई बात समझ में? तो डी क्यू बाई डी टी मैं जानता हूँ कंडक्शन करंट होती है, और एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी जिसके इक्वल आ रहा है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हमेशा कंडक्शन करंट की बराबर होती है। तो याद रहे, जो हमारा वायर है उसके अंदर फ्लो होती है कंडक्शन करंट, और जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो रीजन है उसके अंदर फ्लो होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। इस तरह हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी जनरलाइज्ड एम्पियर्स लॉ। देखो एम्पियर्स लॉ की हमने जब बात की थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर, हमने कहा कि डी डॉट डी एल यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है म्यू नॉट आई के बराबर होता है। पर तब हम आई के बारे में सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे, हम ना तो बात करते थे कि वो कंडक्शन करंट है ना वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। हम एक जनरलाइज वे में उसको देखते थे, उस वक्त जब देखते थे हम बात अपने आप में मान के चलते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट है। लेकिन अगर हम जनरल वे में बात करें तो अब तो हमें एक बात और समझ में आ गई कि कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करती है। तो जो जनरल वे एम्पियर्स लॉ लिखने का वो हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई सी प्लस आई डी। अब जहां पर आई सी एग्जिस्ट करेगा, जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ, यहाँ देखिए इस बार वायर वायर रीजन के अंदर आई कंडक्शन एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ और यहाँ अगर मैं एम्पियर सर्किट लगाऊंगा तो सिमिलर रिजल्ट देगा मुझे। तो यहाँ देखिए आई सी प्लस आई डी लूंगा, म्यू नॉट आई सी और आई डी की वैल्यू मिली एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। अब इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई सी जो मुझे यहाँ मिला, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी मुझे यहाँ मिल गया। अब वैक्यूम के अंदर अगर बात करें बच्चों, तो वैक्यूम के अंदर कंडक्शन करंट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं इनके बीच में कंडक्शन करंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वहां मैं आईसी की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो वहां जो मुझे एम्पियर्स लॉ मिलेगा वो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी मिलेगा। मतलब सिर्फ ये वाला आर्ग्यूमेंट मिलेगा, ये आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाएगा वैक्यूम के अंदर। हम जानते हैं वैक्यूम के अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं है, तो हमारा कंडक्शन करंट की वैल्यू जीरो होगी। अब बात करते हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस की। मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस ये चारों आपको समझ में आने की, चारों मेमोराइज भी आपको करनी है। पहली इक्वेशन जो गाउस लॉ के थ्रू मिली वो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, वो होता है ई डॉट डी एन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी एनक्लोज सरफेस इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। तो जो हमारा गाउस लॉ है वो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर हम इसी गाउस लॉ को मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर लगा दें, हम जानते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल पॉसिबल नहीं होता, तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर कोई मैग्नेट रख देंगे तो जो नेट इनसाइड मैग्नेटिक पोल्स है, जैसे मान ली मैग्नेट थी, ये प्लस एम है, ये माइनस एम है, इसको किसी मैग्नेट को इस कंप्लीट मैग्नेट को किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर रख दूं तो जो नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो जीरो होगी। इसलिए जो टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू द क्लोज सरफेस होगा उसकी वैल्यू जीरो निकल के आती है। इसलिए वही लो गाउस लो इन मैग्नेटोस्टैटिक्स बन जाता है बी डॉट डी इक्वल टू जीरो। राइट, जीरो की समझ में आया, क्योंकि नेट पोल स्ट्रेंथ इनसाइड द क्लोज स्फीयर जीरो मिलेगा। नाउ थर्ड इज बेसिकली जो हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, वो थर्ड इक्वेशन ऑफ द मैक्सवेल है, और वो क्या था, E induced dot dl equals to d फाइव by dt। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। एंड फोर्थ इज मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, b डॉट dl यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एनी क्लोज पाथ इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट, दैट इज द आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। और आई डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ लिख जाए, यानी हमारी जो ये वाली इक्वेशन है ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है। तो ये चार इक्वेशन थी मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर उसने जनरलाइज किया। इनको आप चारों को मेमोराइज करें, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर का। बच्चों पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया। रेट ऑफ एनर्जी पावर होती, पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी होगी, तो पॉइंटिंग वेक्टर एक तरह की इंटेंसिटी, और इसको लिखा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल टू 1 by म्यू नॉट ई क्रॉस बी। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और आप जानते हो बी अपॉन म्यू नॉट को मैं एच लिख सकता हूँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो मैं ई क्रॉस एच बी इसको लिख सकता हूँ। इस फॉर्मूले को भी आप याद करें, पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस एच, यानी जिस प्लेन के अंदर ई और एच है उसके परपेंडिकुलर आएगा। इस फॉर्मूले को याद रखें।
पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इसको आप डेफिनेशन भी याद रखें, इट इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी एरिया से पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्ट होने वाली एनर्जी को अपन पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड होते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। कैसे होते हैं? E अपॉन बी इक्वल टू सी होता है बच्चों, सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये ऑप्टिक्स में भी काम आता है, कई बार काम आता है। तो सी की जो वैल्यू होती है वैक्यूम के अंदर वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, राइट। नाउ एवरेज एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये एवरेज एनर्जी है, जिसको याद रखें ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंटेंसिटी जो होती है वो होती है आई बाय आई बेसिकली। तो जो एनर्जी होती है हमारी एवरेज एनर्जी इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन सी, स्पीड ऑफ लाइट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि इंटेंसिटी की वैल्यू बन जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, यानी हमारी जो एवरेज एनर्जी थी उसको अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी एक फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। नाउ आल्सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वी नो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो कैरीज द मोमेंटम। अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ई है तो जो जितना मोमेंटम वो कैरी कर रहा है, मोमेंटम को लिखा जाता है मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी अपॉन सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट, यानी मोमेंटम इक्वल टू यू बाय सी, राइट। तो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फंडामेंटल कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस किस तरह की होती है, अगर हम उसको स्पेक्ट्रम पूरा देखें तो सबसे हायर एनर्जी हम देखते हैं तो कॉस्मिक से अगर स्टार्ट करें या कॉस्मिक या गामा से हम ले लें तो गामा, उसके बाद आती है एक्स रेज, ठीक है। तो गामा सबसे हाई एनर्जी वाली लिखेंगे, उसके बाद आगे एक्स आएगी, उसके बाद यूवी लिखेंगे, फिर आप विजिबल लिखेंगे, फिर माइक्रोवेव लिखेंगे। इस तरह से आप रेडियो वेव पर मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी हायर फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी तक पूरा ऑर्डर आपको मेमोराइज करना है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको मेमोराइज करनी है जो आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिल जाएंगी। एनसीईआरटी से आप पूरी टेबल की प्रॉपर्टीज को मेमोराइज कर लें, वो आपके छोटे छोटे सवाल जो आते हैं वहां से सोल्व हो जाएंगे। बाकी ये सारे कंसेप्ट आप अच्छे से मेमोराइज कर रखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाए जिसको आप कंफर्टेबली सोल्व कर लेंगे। तो ये था इन शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन क्रैश कोर्स दिस इज more than enough information for you. Just do practice of these questions and memorize it.